हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, तो क्या कर रहे थे हम लोग, कहाँ पर थे? याद है सब लोगों को? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ आइडिया वाइडिया है या आते हो घूम फिर के ऑन करके चले जाते हो फिर? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। यस बेटा, देखो हमारा चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। हम स्टेट्स ऑफ मैटर कर रहे हैं, गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम में हमने बिहेवियर ऑफ आइडियल तो कंप्लीट कर लिया था, एंड देन जो है उसका रियल बिहेवियर जो है वो हमको स्टडी करना था। तो रियल बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमने एक इक्वेशन यूज किया था बेटा, जिसका नाम था गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। तो हमारा इक्वेशन था वेंडरवाल इक्वेशन। यहां पर हमने छोड़ा था बेटा लास्ट क्लास के अंदर वेंडरवाल इक्वेशन। वेंडरवाल इक्वेशन ऑफ गैस पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी एंड एन आर टी। इसमें देखोगे आप आज जो है वेंडरवाल इक्वेशन कैसे बिहेव को एक्सप्लेन करता है, आइडियल और इवन नॉन आइडियल बिहेव को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो लेट वी स्टार्ट। आर यू रेडी? यस बेटा, देखो आपकी जो आइडियल इक्वेशन होती थी वो पी, सिर्फ ओनली पी होता था उसमें। यहां पर पी के साथ हम वेंडरवाल इक्वेशन में कुछ ऐड करने जा रहे हैं। तो जो ये ऐड करते हैं ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एक टर्म यूज करते हैं हम। इस टर्म को बोलते हैं हम प्रेशर करेक्शन फॉर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन। और V में ये ऐड करते हैं और V में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ हम पार्ट। इसको जो NB को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वॉल्यूम करेक्शन फॉर फिनिट साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू NRT। मतलब जो आप इक्वेशन अब तक पढ़ रहे थे बेटा, PV इज इक्वल टू NRT, अब वो PV इज इक्वल टू NRT में P में कुछ करेक्शन किया गया और V में कुछ करेक्शन किया गया और बोला गया इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज नोन एज van der Waal equation, and by using this equation we can explain all the behavior of real gases, even ideal or non ideal। real gases का बिहेव आइडियल या नॉन आइडियल आप सारा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस इक्वेशन में जो आपने इक्वेशन लिखा P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एंड V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, पी प्लस ए एन। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन याद करना बेटा। दिस इक्वेशन इज नोन एज वेंडरवाल इक्वेशन, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी माइनस एन बी। और यहां पर दो कांस्टेंट है आपके ए एंड बी। सिंपली ए जो है आप अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए ए यूज करोगे, दोनों कांस्टेंट है। बी जो है आपका वो रिपल्सिव फोर्सेस के लिए आप यूज करोगे। ए जो होगा, ए जो है वो आप करोगे ए फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस। मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होते हैं उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए अगर वर्किंग करने स्टार्ट कर जाएं तो उसके लिए जो एक कांस्टेंट यूज करते हैं वो ए होता है। बी साइज से रिलेटेड होता है, बट साइज बोल सकते हो, इधर मैंने लिखा है फिनिट साइज, बट आप बोल सकते हो फॉर रिपल्सिव फोर्सेस। सिंपल तरीका समझने के लिए, रिपल्सिव फोर्सेस कैसे, लेट्स सी कि जब हम वेंडरवाल कांस्टेंट ए की बात करते हैं तो P के साथ रिलेटेड पार्ट आता है। जो P के साथ रिलेटेड पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं P ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो जो ए वेंडरवाल कांस्टेंट है यहां रखा हुआ है और P से रिलेटेड है, इसलिए हम बोलेंगे इसको, जो ये वाला पार्ट है, प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन टर्म। ये बेटा आपका प्रेशर करेक्शन टर्म है।
तो प्रेशर करेक्शन टर्म है, तो इसको हम सपोज एज्यूम कर लेते हैं P डैश। प्रेशर करेक्शन टर्म P डैश इज इक्वल टू हो गया AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो पहला पॉइंट यही आता है कि A की यूनिट क्या लिखें हम, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बेटा A इज इक्वल टू आ जाएगा P डैश V स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। तो P का यूनिट जो होगा वो यूज कर सकते हो, तो यूनिट ऑफ A, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस यूनिट ऑफ A। देखो प्रेशर का यूनिट आप पास्कल ले सकते हो, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब का भी स्क्वायर है और मोल का स्क्वायर है। तो इट मींस आप बोल सकते हो पास्कल मीटर का पावर 6 मोल इनवर्स 2, ये आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा। एग्जाम में सीधा सा सिंपल क्वेश्चन, सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ वेंडरवाल कांस्टेंट A, देन यू विल गिव पास्कल मीटर का पावर 6 पर मोल। और अगर नॉर्मल यूनिट पूछा जाए, नॉर्मल जनरल यूनिट पूछा जाए बेटा, तो नॉर्मल यूनिट लिखो। तो नॉर्मल में देखो प्रेशर जो होता है उसको आप लेते हो एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम जो लेते हो लीटर में, तो लीटर का स्क्वायर और पर मोल, डिफरेंट में भी दे सकते हो आप, लीटर का स्क्वायर पर मोल। तो प्रेशर वाली टर्म के अंदर A जो आता है, तो यहां पर वेंडरवाल कांस्टेंट A का यूनिट के बाद आता है कि ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वेंडरवाल कांस्टेंट। जो आपका वेंडरवाल कांस्टेंट है बेटा, वेंडरवाल कांस्टेंट दो है, जिसमें पहला A नाम ही अट्रैक्टिव फोर्सेस से आया है, तो रिलेटेड विद या रेस्पॉन्सिबल फॉर, रिलेटेड विद अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिलेटेड विद अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब A की वैल्यू अगर ज्यादा है, वैल्यू ऑफ A किसी भी गैसेस के लिए वैल्यू ऑफ A जितना ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन उतना ज्यादा, तो आइडियलिटी नहीं रहेगी बेटा, वहां पर आइडियलिटी नहीं रहेगी, अट्रैक्शन होगा। वैल्यू ऑफ A ज्यादा तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा। जिस गैसेस के मॉलिक्यूल के वैल्यू ऑफ A ज्यादा होगी, मतलब जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो डेविएशन टुवर्ड नेगेटिव साइड होगा, गैस डेविएट होगी, लेकिन डेविएशन टुवर्ड लिक्विफिकेशन, गैस लिक्विफाई जल्दी होने लगेगी। अट्रैक्शन होगा तो लिक्विफिकेशन, गैस डेविएट होगा बट लिक्विफिकेशन साइड में होगा बेटा, लिक्विफिकेशन साइड में। क्लियर? तो वेंडरवाल कांस्टेंट A समझना है, वेंडरवाल कांस्टेंट A, वेंडरवाल कांस्टेंट A रिलेटेड विद द अट्रैक्टिव फोर्सेज। अगर किसी गैसेस की A की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वो डेविएशन शो करेगा, बिकॉज मॉलिक्यूल में बेटा अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन स्टार्ट होगा, और जितना मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आइडियल बिहेवियर से तो डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन किसकी साइड, लिक्विफिकेशन की साइड, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है तो गैसेज जो है लिक्विफाई होती है। जैसे मान लो मैं एक गैस लिख देता हूं हाइड्रोजन और एक गैस लिख देता हूं बेटा मैं अमोनिया, तो क्लियर कट है कि H2 नॉन पोलर गैस है, तो ये गैस अमोनिया जो है वो पोलर गैस है। H2 आपने उसमें देखा था केमिकल बॉन्डिंग में, H2 इज द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर गैस। मतलब इवन यू कैन डिसाइड विद द फार्मूला कि किसका वेंडरवाल कांस्टेंट A का वैल्यू किसका ज्यादा होगा बेटा। तो H2 गैस देखो नॉन पोलर गैस है, क्लियर, H2 नॉन पोलर होता है ना बेटा। और अमोनिया जो है आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हो पोलर गैस है, तो पोलर गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, तो इनमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो रिवर्स चल लो, देखो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हाई, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो A की वैल्यू है अमोनिया की वो हाई हो जाएगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लियर? कोई डाउट बेटा किसी को कि आप फार्मूला देख के भी A डिसाइड कर सकते हो, गिवन वैल्यू है देन इट्स ओके, बट यू कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपको गैसेस का आइडिया है कि किन गैसेस में पोलरिटी है, तो पोलर मॉलिक्यूल में प्लस माइनस होते हैं, तो एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बेटा, एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आइडियलिटी तो रही नहीं ना। आइडियलिटी का मस्ट कंडीशन क्या था, यू सा इन लास्ट केसेस क्या मस्ट कंडीशन था कि मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है देन इट्स बिहेव इज आइडियल, लेकिन अगर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा बेटा तो इसका मतलब आइडियलिटी से अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, तो आइडियलिटी से आप डेविएट करने लगोगे, और अगर अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया तो आप लिक्विफिकेशन की साइड में जाओगे, गैस के पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे तो गैस की बजाय लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विफिकेशन की तरफ चला जाएगा। तो मॉलिक्यूल देख के भी डिसाइड कर सकते हो। A का यूनिट निकालना हो तो प्रेशर वाली टर्म में रखा हुआ है,
इट मीन आप प्रेशर करेक्शन टर्म से इसको डिसाइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हैव एनी डाउट टू एनीबडी? कैन आई प्रोसीड फर्दर? इज इट ओके? Why are you not responding? Yes, clear. Clear. Okay. Then second constant named as B. B, van der Waals constant B. B is related with the वॉल्यूम करेक्शन टर्म। वो V वाले पार्ट जो है V माइनस एन बी यहां रखा हुआ है। देखो तो ये जो V माइनस एन बी है तो यहां रखा हुआ है एन बी, मतलब ये B वैन डर वाल्स कांस्टेंट B है हमारे पास। तो वैन डर वाल्स कांस्टेंट B में यूनिट ऑफ B निकालते हैं। तो वैन डर वाल्स कांस्टेंट एन बी V के साथ रिलेटेड है, तो रिलेटेड विद उसी टाइप से याद करो, रिलेटेड विद वॉल्यूम करेक्शन टर्म, रिलेटेड विद वॉल्यूम करेक्शन टर्म। तो सपोज को V डैश ले लेते हैं, तो V डैश का वैल्यू आ गया हमारे पास बेटा NB, V डैश का वैल्यू NB। तो यूनिट निकालो, B इज इक्वल टू V डैश बाई N, यूनिट ऑफ B पूछे जाते हैं बेटा, यूनिट ऑफ A, यूनिट ऑफ B, तो ऐसे निकालते हैं यूनिट ऑफ B किसके साथ रिलेटेड है, फ्रॉम वेयर वी कैन डिसाइड यूनिट ऑफ B इज इक्वल टू, देखो आप यू कैन सी हियर V डैश अपॉन N, V डैश इज द वॉल्यूम एंड N इज द वॉल्व। सो यू कैन, व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिख सकते हो इसमें, आप लिख सकते हो अगर SI यूनिट कह रहे हो आप, तो SI है तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है और पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल। बट अगर आप ऑर्डिनरी यूनिट देखना चाहते हो, ऑर्डिनरी, देन वॉल्यूम ऑर्डिनरी में हम लीटर में यूज करते हैं, तो वॉल्यूम का लीटर, नीचे पर मोल, लीटर पर मोल भी ओके, मीटर क्यूब पर मोल भी ओके। बट अगर आपसे SI यूनिट कहता है देन आप आंसर ऊपर वाला दोगे। और दूसरा पॉइंट जो है एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअली B का मीनिंग क्या है, तो B जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट B है आपका, वैन डर वाल्स कांस्टेंट जो B है एक्चुअली इज रिलेटेड विद साइज, जो पार्टिकल के साइज होते हैं विद साइज, और साइज से आगे बनता है रिपल्सन। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो रिपल्सन ज्यादा होता है, रिपल्सन से रिलेटेड है। एक चीज अट्रैक्शन से रिलेटेड है, दूसरा रिपल्सन से रिलेटेड है। यस बेटा प्रवीण बिल्कुल सही, लीटर पर मोल ऐसे ही आएगा, ऐसे निकालना है आपको। तो रिलेटेड विद साइज कैसे है, तो B इज इक्वल टू होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, साइज है ना, एक्सक्लूडेड, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो होता है 4 टाइम ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम होगा उसका 4 टाइम्स होगा, इनटू 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर में हमारे पास 1 मोल के लिए 1 मोल ही हम रखेंगे, 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम, 1 मोल का इंटू Na पार्टिकल रख दिए। तो इसका मतलब 4 B इज इक्वल टू क्या आया, देखो 4 मल्टीप्लाइड एक्चुअल वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब किसी भी मोलिक्यूल का, इंटू N। तो देखो R आ रहा है ना, R क्या है, रेडियस ऑफ मोलिक्यूल, किसी भी मोलिक्यूल का रेडियस है बेटा। ये अगर मोलिक्यूल का रेडियस है तो साइज से ही तो रिलेटेड हुआ, इसीलिए हम रेडियस या साइज से रिलेट करते हैं। तो B आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम वॉल्यूम होता है B, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, देखो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब यह है कि जैसे गैस का मोलिक्यूल है ये, तो गैस का मोलिक्यूल क्या होगा कि जितना अपनी जगह होती है इसका 4 टाइम स्पेस अपने साथ वैकेंट रखता है। खुद का एक्चुअल वॉल्यूम है, उसके साथ साथ किसी को भी पास में नहीं आने देता ये गैस का मोलिक्यूल, अपने चारों तरफ किसी भी और मोलिक्यूल को क्लोज नहीं आने देता। तो ये जो वॉल्यूम है अपने पास, क्योंकि सॉलिड होगा तो क्लोज हो जाएंगे, लिक्विड में भी थोड़ा क्लोज होते हैं, लेकिन गैस का मोलिक्यूल दूसरा फिर यहां कहीं रहेगा, फिर मोलिक्यूल जो होगा वो यहां होगा। तो ये भी क्या होगा, ये मोलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा इतनी डिस्टेंस पर अपने पास आ सकते हैं। तो एक मोलिक्यूल एक्चुअल में, जैसे हम लोग क्या है, हमारा वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ये चीज याद रखने वाली है, डिराइव नहीं करवा रहा, रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए सपोज जैसे हम में जितनी जगह पे हम खड़े हैं वही तो हमारा वॉल्यूम होगा ऑक्यूपाई, लेकिन गैसेज में ऐसा नहीं है बेटा। गैसेज में जितना मोलिक्यूल खड़ा है उसके चारों तरफ कुछ जगह खाली रहनी चाहिए,
और कैलकुलेशन से, बाय कैलकुलेशन ये जो कैलकुलेट किया गया है ये 4 टाइम किया गया एक्चुअल वॉल्यूम का। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम पर मोल आता है यही वाला जो है ये तो पर मोलिक्यूल का हो गया। देखो पर मोलिक्यूल निकालोगे तो इतना आएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोलिक्यूल, तो उसके खुद के एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन हमें बी चाहिए, बी इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, तो NaCl2 इंटू और कर देंगे तो बी का वैल्यू ये आ जाएगा बेटा, ये साइज से रिलेटेड है। सिंपली क्या समझना है, सिंपली आपने समझना है कि बी की वैल्यू जितनी ज्यादा उसका मतलब रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो अगेन डेविएशन हो गया बेटा, डेविएशन ज्यादा, लेकिन इस बार डेविएशन नॉन लिक्विफिकेशन की तरफ है, डेविएशन टुवर्ड नॉन लिक्विफिकेशन, नॉन लिक्विफिकेशन की तरफ ज्यादा आ जाएगा बेटा। अगर यहां पर करना है, ये आपको क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा साइड में हो जाता हूं मैं आपका, तो देखो अगर बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा मतलब फिर डेविएशन हो गया, टुवर्ड किस तरफ होगा, नॉन लिक्विफिकेशन की तरफ। तो सिंपली आपको बात समझ आ रही होगी बेटा कि इसके अंदर क्या है कि जब मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता तो ए और बी की वैल्यू 0 होती है, तब तो होती है आइडियल इक्वेशन। अगर ए का वैल्यू इंक्रीज होने लग गया तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन स्टार्ट हो गए तो वो गैस लिक्विफाई होने लग जाएगी, बी का वैल्यू ज्यादा होने लग जाएगा तो फिर वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे मतलब रिपल्सन होने लगेगी, डेविएशन अगेन हुआ। बट इस डेविएशन में भी क्या हुआ, इसमें लिक्विफाइड नहीं हो रहे, लिक्विफाइड क्या पोजीशन में जा रहे हो, मतलब लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो लिक्विफिकेशन से होगा क्या बेटा, बी इंक्रीज होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव नहीं बेटा पॉजिटिव डेविएशन, बी से पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव मतलब दूर जाओगे, नेगेटिव मतलब पास में आओगे, नेगेटिव मतलब पास में, पॉजिटिव मतलब दूर जाओगे आप। तो आपको ये समझना है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय लिक्विफिकेशन और नॉन लिक्विफिकेशन से समझना है फरहीन, लिक्विफिकेशन और नॉन लिक्विफिकेशन बिल्कुल ईजी है। ए ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन की तरफ जाएंगे, डेविएशन तो हुआ ही, और बी ज्यादा होगा तो दूर जाएंगे बेटा, रिपल्सिव फॉर्म में जाएंगे तो लिक्विफिकेशन नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा लिक्विफिकेशन। तो आप ए और बी की वैल्यू से यू कैन डिसाइड। तो आई थिंक एवरी पॉइंट इज वेरी क्लियर अबाउट ए एंड बी। यूनिट आपके एग्जाम में आ सकता है, यूनिट बता सकते हो किस चीज से रिलेटेड है वो बता सकते हो आप। क्लियर, कैन आई कंटिन्यू? अब देखो बेटा, सपोज आपको ये सब क्लियर करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस ऑन बेसिस ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, कि भाई कोई एक पार्टिकुलर गैस किस कंडीशन में वो आपका आइडियलिटी शो करती है, किस कंडीशन में आइडियलिटी से जो है वो याद करना है बेटा। एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपको याद करना है कि गैस का एक मॉलिक्यूल अपने खुद के वॉल्यूम के 4 टाइम किसी को और दूसरे पार्टिकल को पास में नहीं आने देता, इसलिए याद करना बेटा ये 4 टाइम्स, बस याद रखना। क्लियर अंशिका, याद रखना है बेटा, कई चीजें याद करनी है, डिराइव नहीं करनी, डिराइव नहीं करना, जरूरत होता तो मैं बता देता आपको। फिर देखो आप, एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस ऑन बेसिस ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन, कैसे एक्सप्लेन करें। सपोज हमारे पास एक वैन डर वाल इक्वेशन है पी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल में बहुत पूछा जाता है। तो आप देखो P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। सपोज 1 मोल के लिए ले लेते हैं, आप हमेशा कंसिडर फॉर 1 मोल करो तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा इक्वेशन। 1 मोल का मतलब n इज इक्वल टू 1 ले लो बेटा, n इज इक्वल टू 1 लोगे तो देन क्या होगा, ये इक्वेशन ये बन जाएगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू n, हटता जाएगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब सपोज केस लगाते हैं, अपनी कंडीशन लगाते हैं। सपोज आपको एग्जाम में कंडीशन आ गई, जो कंडीशन बता रहा हूं वही पूछी जाती है, वही सिलेबस में, इसलिए वही दे रहा हूं। जैसे केस फर्स्ट दिया बेटा, मैंने आपको कह दिया कि यहां पर आपको देखना है एट लो प्रेशर, किसी गैस का बिहेव देखना है लेकिन लो प्रेशर पर देखना है, एट लो प्रेशर। देखो अब मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि आप कभी भी सोल्व करो तो प्रेशर और वॉल्यूम से सोल्व करना, और हाई वाले को डोमिनेंट मान। अब आप क्या कह रहे हो, P लो है ना,
प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई हो जाएगा। ये ट्रिक है सोल्व करने का। भाई हमें तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन से मतलब है, इन चीजों को प्रूव करके नहीं दिखाना है। जरूरत होती है इंजीनियरिंग में तो आईआईटी में हम करते भी हैं, लेकिन यहां हमें समझना है कि हमारा क्वेश्चन कैसे सही जाए। देखो बेटा, जब भी आपको कंडीशन दे लो प्रेशर, ध्यान देना, मेरी एक एक वर्डिंग पर ध्यान देना, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, जो मैं दिमाग दूं उसका यूज करना। क्वेश्चन की मेरी गारंटी है, क्वेश्चन कहीं गलत नहीं जाएगा। अगर प्रेशर लो है बेटा, लो प्रेशर लो है तो प्रेशर और वॉल्यूम में देखो हाई क्या होगा, आपको क्लियर पता लग जाएगा। प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई होगा। वॉल्यूम जो हाई होगा वो डोमिनेंट होगा हमेशा। हाई को सिलेक्ट करो। अब इक्वेशन में वापस लिखो, इक्वेशन P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। जो हाई है तो V हाई है, उसको टिक कर दो। ये हाई है तो ये डोमिनेंट है और इसके काउंटर पार्ट को नेग्लेक्ट कर दो। V हाई हो गया, B को नेग्लेक्ट कर दो। इक्वेशन क्या रह जाएगी बेटा आपके पास? P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू आर टी। इसको बेटा सोल्व कर लो, क्या आएगा? इसको सोल्व करोगे तो PV प्लस A अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दो तो PV अपॉन आर टी प्लस AV आर टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन आर टी। तो 1 हो गया। ये PV अपॉन आर टी को Z बोलते थे बेटा, ये Z आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। A अपॉन वी आर टी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी हो गई? Z इज इक्वल टू A1 माइनस A अपॉन आर टी वी। और Z जो हो गया वो लेस देन 1 हो गया। Z लेस देन 1 हो गया तो डेविएशन हो गया, और लेस देन 1 होता है और A आ रहा है, इसका मतलब डेविएशन टुवर्ड अट्रैक्टिव साइड हो गया। डेविएशन इसका मतलब क्या हो गया? ये सारा सोल्व हो गया। A आ रहा है एक्सप्रेशन में, देखो Z इज इक्वल टू, एक एक जगह पे बातें छुपी हुई हैं, साइंस की बातें छुपी हुई हैं। A आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेज आ रहे हैं गैसेज में, और Z लेस देन 1 आ रहा है, तो जो गैसेज होगी वो डेविएट होगी। गैसेज डेविएट मतलब आइडियल बिहेव नहीं रहेगा टुवर्ड कौन सी साइड? अट्रैक्टिव साइड। अट्रैक्टिव साइड मतलब लिक्विफिकेशन इजी, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बिकम इजी, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बिकम इजी। बेटा तो पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, यहां रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने लिख दिया। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको दूंगा। देखो आपने 1 मोल के लिए P प्लस A अपॉन वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी लिखा। आपने लो प्रेशर लिया, कंडीशन लगाई, हमारे पास लो प्रेशर है किसी गैस का। लो प्रेशर है तो आपका मतलब हो गया कि प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई है। इसका मतलब गैस के पार्टिकल दूर दूर है, बहुत ज्यादा दूर दूर है। P लो है, V हाई, तो जो हाई है वो डोमिनेंट होता है। तो इक्वेशन में जो V हाई है उसको टिक किया, उस काफी डोमिनेंट है तो उसके काउंटर पार्ट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बच गई P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी और इज इक्वल टू आर। यही तो डेरिवेशन होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री सीखने का तरीका यही है कि डेरिवेशन बोलता क्या है ये सीखना पड़ता है बेटा हमें, कि डेरिवेशन क्या बोल रहा है। डेरिवेशन बोलते हैं बेटा, देखो इसमें ये बोल रहे हैं कि V डोमिनेंट है इसलिए V का काउंटर पार्ट उसके कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है, हटा दो उसको V को, तो इक्वेशन बन जाएगी P अपॉन ए वी स्क्वायर वी माइनस आर टी। तो इससे हमने क्या निकाल लिया? Z की वैल्यू निकाली, और Z की वैल्यू पूछी जाती है बेटा एग्जाम में डायरेक्ट। एट लो प्रेशर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? तो आप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z निकाला आपने, Z का वैल्यू आ गया आपके पास। देखो बेटा Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन आर टी वी। तो Z 1 में से कुछ कम होगी चीजें, तो इसका मतलब Z का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। तो लेस देन 1 हो गया क्लियर, Z का वैल्यू 1 तो नहीं आ रहा ना बेटा, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बिहेव कैसा हो गया? नॉन आइडियल, डेविएट हो गई गैस। अब डेविएट किस साइड में हुई? Z के एक्सप्रेशन में देखो क्या आ रहा है, जो आपने Z का एक्सप्रेशन निकाला है अभी भी उसके अंदर A आ रहा है बेटा। इसका मतलब A आ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो गैसेज डेविएट हो रही है टुवर्ड अट्रैक्टिव साइड, और
केस जो हो रहा है वो लिक्विफिकेशन की तरफ जा रहा है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगा। क्लियर है बेटा डेरिवेशन? कोई डाउट किसी को? चलो आगे। क्लियर? आपकी कंडीशन लिखी हुई आएगी, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ऐसे कंडीशन लिखी हुई आएंगी, उनको अप्लाई करना है बेटा। पहला केस क्लियर? देखो अब इसी डेरिवेशन को बेटा हम सेकंड केस पर अप्लाई करते हैं। सपोज मैं आपको केस दे देता हूं एट हाई प्रेशर, सेकंड केस। केस एट हाई प्रेशर। अब प्रेशर खुद डायरेक्ट हाई दे दिया तो यही डोमिनेंट है, इसी को सिलेक्ट करो। जो हाई चीज होती है, हो गया तो हो गया, छोड़ो, हो गया अपने आप आएगा। मैंने क्या बोला, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना, जो मैं देता जा रहा हूं वो करते जाना है बेटा सरफराज। अभी ये हो गया वो हो गया कुछ नहीं करना, आपकी क्वेश्चनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी। जो बताता जा रहा हूं वो करते जाओ बेटा, अपने आप आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन है वो सारे क्लियर। अपनी तरफ से कंडीशंस मत बनाओ, जो कंडीशन प्रैक्टिकली होती है उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या केस देखो, नेक्स्ट दे दिया मैंने एट हाई प्रेशर। अगर मैंने बेटा हाई प्रेशर ले लिया तो इक्वेशन लगाओ वापिस, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब आपका प्रेशर हाई है, तो प्रेशर हाई है तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है, इसका काउंटर पार्ट नेग्लेक्ट कर दो सारा। तो इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, देखो P V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो PV माइनस PB इज इक्वल टू आर टी। आर टी से पूरे को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा PV अपॉन आर टी माइनस PB अपॉन आर टी। आर टी से भी आर टी को कर दो आर टी, तो ये 1 हो जाएगा अगेन, और PV अपॉन आर टी Z हो जाएगा। देखो Z माइनस PB अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1, तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन आर टी आ गया। देखो Z इज इक्वल टू, पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे एग्जाम में, Z इज इक्वल टू एट हाई प्रेशर Z का वैल्यू क्या आएगा। देन अगेन वही क्वेश्चनिंग, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन आर टी बेटा, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन आर टी। इट मीन्स Z में 1 में कुछ ऐड कर रहे हो तो ग्रेटर देन 1 आ गया। अब ग्रेटर देन 1 आ गया तो बेटा डेविएशन तो फिर हो गया, लेकिन डेविएशन देखो किस साइड हुआ है, इसमें क्या आ रहा है Z के एक्सप्रेशन में, यहां देखो B रिपल्सिव, रिपल्सिव आ रहा है, तो डेविएशन टुवर्ड रिपल्सिव साइड, B आ रहा है एक्सप्रेशन में Z के, रिपल्सिव मतलब लिक्विफिकेशन नहीं हो पाएगा, लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट हो गया, लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट हो गया, बिकम हार्ड। बिल्कुल प्रवीण कूल, सही समझे बेटा, लिक्विफिकेशन जो हो गया वो डिफिकल्ट हो गया। Z इज इक्वल टू, एग्जाम में आएगा हाई प्रेशर पर Z का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन आर टी, Z ग्रेटर देन 1। और यहीं पर एक बात और दिमाग में रखनी है, केस थर्ड, दो केसेस ऐसे हैं बेटा, दो केसेस ऐसे हैं फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट गैस है, हाइड्रोजन एंड हीलियम स्मॉलेस्ट गैस हैं। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम A इज नेग्लिजिबल, A इज नेग्लिजिबल। इनका A जो होते हैं, A का मतलब इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होते हैं बेटा। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम A इज नेग्लिजिबल एट एनी प्रेशर, कोई भी प्रेशर उससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम है, ड्यू टू स्मॉलेस्ट गैसेस, स्मॉलेस्ट और नॉन पोलर भी हैं, स्मॉलेस्ट नॉन पोलर गैसेस। अब अगर पोलरिटी भी नहीं है और स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलर भी हैं, नॉन पोलर गैसेस, इसलिए इनके ए वर्किंग नहीं करते, तो यही सारी कंडीशन लग जाएगी इनकी। देखो तो इनके लिए Z जो आएगा, Z वो हमेशा यही आएगा 1 प्लस PB अपॉन आर टी, मतलब ऑलवेज Z ग्रेटर देन 1 एट एनी प्रेशर, एट एनी प्रेशर। देखो बाकी इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी किसी भी गैसेस में आप देखेंगे, फॉर एनी अदर टाइप ऑफ गैसेस एट लो प्रेशर आपने देखा था Z लेस देन 1 आया था, Z में 1 से कुछ माइनस किया था आपने एक ही टर्म में। और फॉर हाई प्रेशर मोस्ट ऑफ गैसेस के लिए आपने देखा, तो फॉर हाई प्रेशर जो आ रहा है आपका, वो हाई प्रेशर पर Z भी हाई आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। डेविएशन सिंपली लो प्रेशर पर Z भी लो आ रहा है, हाई प्रेशर पर Z भी हाई आ रहा है।
अगर मैं इसको ग्राफ में एक्सप्लेन करूं बेटा, तो ग्राफ में आप ऐसे बोल सकते हो ना कि मोस्ट ऑफ गैसेस के लिए अगर हम ऐसे देखें तो यहां पर देखो, अगर मैं वैल्यू देखूं प्रेशर का, इधर आपका प्रेशर देखते हैं, यहां सिर्फ प्रेशर लेते हैं या जेड की वैल्यू ले लेते हैं। तो जेड की वैल्यू अगर बिल्कुल ऐसे आ जाती, कांस्टेंट रहती, तो बिहेव आइडियल होता, यानी कि 1 आती। यहां जेड की वैल्यू सपोज 1 है, तो जेड की वैल्यू 1 होता तो आइडियल बिहेव होता। क्लियर? लेकिन आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ गैसेस पहले लो प्रेशर, यहां पर लो है प्रेशर, और जब आगे जाओगे तो यहां आगे चल के सपोज हाई है प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ऐसे देख रहे हो आप। तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि मोस्ट ऑफ गैसेस के लिए पहले प्रेशर लो होते हैं, यहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, लो प्रेशर होते हैं पहले, और फिर धीरे धीरे अगर हाई प्रेशर पर जाते हैं तो डेविएशन ऊपर हो जाता है। मतलब यहां पर जेड लेस देन 1 और यहां पर जेड ग्रेटर देन 1। तो मोस्ट ऑफ गैसेस के लिए ऐसा होगा बेटा, मोस्ट ऑफ गैसेस के लिए देखोगे आप, और जो जितना नीचे जाएगा इसका मतलब उसकी लिक्विफिकेशन उतनी नीचे है। लेकिन बाकी सारी गैसेस ऐसे जा रही हैं, लेकिन आपकी हाइड्रोजन और हीलियम, इनका चाहे लो प्रेशर हो चाहे हाई प्रेशर हो, जेड ऑलवेज ग्रेटर देन जाएगा। तो इस टाइप के ग्राफ आएंगे। तो ये शो कर रहे हैं कि लो प्रेशर पर जेड नीचे जा रहा है, लेस देन 1, और जितना नीचे की तरफ जाएगा इसका मतलब उस गैस का लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। जो नीचे वाली है वो ज्यादा लिक्विफाई होने वाली गैसेज है। जैसे मान लो एक पास आपके पास O2 है, एक आपके पास O2 है, और एक आपके पास मान लेते हैं आपके पास एक जो है N2 है 28, ऑक्सीजन 32। तो नीचे की तरफ जाओगे तो O2 से जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी अमोनिया, अमोनिया से भी जल्दी लिक्विफाई, और जो है वाटर वगैरह जैसी चीजें हैं तो वो गैसेज ही नहीं है, वो तो एज ए लिक्विड ही आ जाएंगी। तो आपका नीचे वाला जो होगा उनके मोलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, जनरली आपने देखा लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर पर। और फिर एक थर्ड केस मैंने और बताया बेटा आपको कि थर्ड केस में आपने ये देखा है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इफ यू सी देन ऑलवेज, इवन चाहे लो प्रेशर हो बेटा हाई प्रेशर हो, हमेशा Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब इसका मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम, लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, वो इजी नहीं है। क्लियर? यहां तक का कंक्लूजन क्लियर बेटा? चलूं आगे। अब देखो बेटा, मान लो मैं दो कंडीशन एक साथ दे दूं आपको। सपोज मैं आपको दो कंडीशन एक साथ दे देता हूं। मैं कह देता हूं आपको केस एक ही आएगा एग्जाम में, फोर्थ केस, टोटल 4 केस ही आएंगे जो मैंने दिए हैं, इसी में आएगा। अगर आपको कंडीशन ये दिया जाता है कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दो कंडीशन, टेम्परेचर को इंक्लूड कर दिया मैंने बेटा, लो प्रेशर एट एंड हाई टेम्परेचर। देखो अगर प्रेशर लो है तो समझना है कि वॉल्यूम हाई है, डोमिनेंट होगा, और टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब समझना है अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल है, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ब्रेक होता है, तो अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, ये बात दिमाग में रखनी। लो प्रेशर है तो इसका मतलब वॉल्यूम हाई है, और हाई टेम्परेचर है तो अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब ए को हमने नेग्लेक्ट कर। अब देखो इक्वेशन लगाई आपने P प्लस A/V², V माइनस बी इज इक्वल टू RT। अब दो कंडीशन एक साथ लगा रहे हो, ये फोर्थ हो गया या थर्ड हो गया, जैसा ही मान लो मैंने हाइड्रोजन हीलियम भी तो मेंशन कर दिया ना बेटा। एग्जाम में ये तो नहीं आएगा कि ये थर्ड केस है या फोर्थ है, एग्जाम में तो केस दिया होगा, वो तो आपको याद कराने के लिए बोलता हूं। P प्लस A/V², V माइनस बी इज इक्वल टू RT आ गया। अब मुझे ये पता है कि टेम्परेचर हाई है तो अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तो ए क्रॉस कर दिया, ये वाला पार्ट खत्म। इधर मुझे पता है लो प्रेशर है तो वॉल्यूम हाई है, तो उसके वाला पार्ट भी खत्म। तो इसका मतलब रह क्या गया मेरे पास, PV इज इक्वल टू RT, RT को इधर ले जाओ, PV/RT इज इक्वल टू 1, PV/RT Z होता है बेटा, Z इज इक्वल टू 1, तो Z 1 है तो गैसेज कैसा बिहेव करेगी, रियल गैसेज बिहेव
रियल गैसेस बिहेव आइडियली। तो ये मस्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये आपके लिए मस्ट है, बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा आता है कि गैसेस बिहेव आइडियली कब करती हैं। बिहेव आइडियली कब करती हैं, मतलब जब z की वैल्यू 1 आ जाए। z की वैल्यू 1 कब आएगी, जो आपका लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होगा। तो आप रिमार्क्स डाल के, नोट डाल के, दिमाग में कॉपी की फ्लोपी से दिमाग की फ्लोपी में डाल दो, ये नोट डाल दो कि गैसेस बिहेव आइडियली। गैसेस बिहेव आइडियली कहां पर, एट, ये कंडीशन है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो जो भी गैसेस है वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर आइडियल बिहेव करती है। मैंने बेटा बोला, रिपीट कर रहा हूं, कह रहा हूं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे देखना है आपको। लो प्रेशर की कंडीशन अभी ऑलरेडी सोल्व करके आए हो, आपको ट्रिक से सोल्व करना है, जो मैं बताता जा रहा हूं वो फॉलो करनी है पॉइंट। लो प्रेशर है तो इसका मतलब वॉल्यूम हाई हुआ, एक बात सोल्व कर ली। दूसरी बात क्या सोल्व किया आपने, हाई टेम्परेचर। भाई किसी चीज को जब टेम्परेचर दोगे तो गैस के पार्टिकल इकट्ठे थोड़ी होंगे, दूर भागेंगे। टेम्परेचर दो, टूट जाएंगी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें टूट जाती हैं टेम्परेचर देने से। तो मॉलिक्यूल दूर भागेंगे तो अट्रैक्शन कहां रहा उनमें। तो जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होते हैं, और अट्रैक्शन नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, ए नेग्लिजिबल है। उधर हमने सोल्व किया इक्वेशन को, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी था। तो ए हाई टेम्परेचर है तो एक कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, नेग्लिजिबल। और V हाई है तो V का काउंटर पार्ट भी नेग्लिजिबल है। तो A और B दोनों हट ही गए जब इक्वेशन से, A वाला पार्ट खत्म, B वाला तो बचा क्या पीछे, PV इज इक्वल टू आर टी। तो यही तो आइडियलिटी होता है बेटा, इसी को तो हम आइडियलिटी बोलते हैं, दैट इज द आइडियलिटी। तो गैसेस बिहेव जो करेंगी वो आइडियल बिहेव शो करेंगी। वो आइडियल बिहेव शो कब करेंगी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्लियर है बेटा शिवानी। तो आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी कि कंडीशन दी जाएगी, लो प्रेशर पर ऐसा, हाई प्रेशर पर ऐसा है, तो आप उसको बताएंगे बेटा। हाँ वेरी गुड, सही पकड़े प्रशांत, सही पकड़े कि ये ऐसी कंडीशन होती है जब प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए और इतनी लिमिट पर चले गए, ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्सन है। दैट्स मीन क्या हुआ, आइडियलिटी होगी। तो आप पूरा बिहेव एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर डेविएशन अट्रैक्टिव फोर्सेस की ओर बढ़ता है बेटा, तो गैसों के लिक्विफिकेशन होते हैं। तो लिक्विफिकेशन को, किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन हम एक टेम्परेचर पर स्टार्ट करते हैं। तो ये टेम्परेचर क्या होते हैं, देखो इसमें एक टेम्परेचर होता है जिसको हम क्रिटिकल फिनोमिना बोलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस से रिलेटेड होता है। क्रिटिकल फिनोमिना, द टेम्परेचर below which the gas can be liquefied by the application of pressure alone is called critical temperature। मतलब किसी भी गैस को एटलीस्ट लिक्विफिकेशन होगा ही नहीं बेटा, आइडियल गैसेस का लिक्विफिकेशन नहीं होता, जब अट्रैक्शन ही नहीं होते तो लिक्विफिकेशन नहीं होता। शिवानी कैसे क्वेश्चन कर रही हो, आइडियल का मतलब नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, जब अट्रैक्शन रिपल्सन ही नहीं होंगे तो लिक्विफिकेशन कैसे होगा। तो ना लिक्विफिकेशन ना नो लिक्विफिकेशन, दैट इज द केस इज आइडियलिटी, है ना। तो देखो लिक्विफिकेशन फिर इसका मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर से स्टार्ट होता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जिससे नीचे अगर ठंडा कर दें किसी गैस को, मान लो किसी गैस का टेम्परेचर 31 से नीचे वो गैस लिक्विफाई होती है, तो 31 से नीचे गैस पर प्रेशर लगाओ तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वाला अगर टेम्परेचर हो गया तो फिर कितना भी प्रेशर लगाओ वो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। तो द टेम्परेचर, इसको ऐसे ही बोल सकते हो बेटा, द टेम्परेचर अबोव दैट गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैस कैन नॉट बी liquefied on applying
एनी रेंज ऑफ प्रेशर, एनी रेंज ऑफ प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। समझो इसको जरा, समझो क्या बात। मान लो एक गैस है कोई, और वो गैस जो, हर एक गैस का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से कम ठंडा करोगे तभी वो लिक्विफाई होगी, उस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर होगा तो लिक्विफाई गैस नहीं होगी। सपोज एक गैस और वो गैस 30 डिग्री सेल्सियस से अपना लिक्विफिकेशन स्टार्ट करती है, तो अगर 30 से ऊपर टेम्परेचर हुआ तो फिर कितना भी प्रेशर लगाओगे वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। 30 डिग्री टेम्परेचर से नीचे अगर करोगे आप, लिक्विफाई करने के लिए ठंडा तो करना पड़ेगा ना किसी जगह को, कमरे को, किसी जगह को, अगर टेम्परेचर 30 से नीचे रखोगे उस जगह का तो वो गैस प्रेशर लगाने से लिक्विफाई होने लगेगी। तो हर एक गैस का ये पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जो उसके ए और बी, वेंडरवाल कांस्टेंट ए और बी पर डिपेंड करता है। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। डायरेक्ट फार्मूला याद करने बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर, और जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम। तीनों फार्मूलाज याद करने हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा 8A/27 RB, क्रिटिकल प्रेशर जो होगा वो बेटा आपका A/27B², और क्रिटिकल वॉल्यूम जो उस टाइम पे होगा वो 3B। यहां पर हेयर TC का मतलब ऊपर लिखा ही है हमने, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, और PC का मतलब क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विफाई करने के लिए जिस प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम क्रिटिकल प्रेशर, यही है बेटा, बिल्कुल सही। वाह क्या बात है प्रवीण, कूल ने तो कूल कर दिया। और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो देखो फोग नहीं गिरती ना, और ठंडे होने पर फोग गिरती है। इसका मतलब फोग को लिक्विफाई होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, अगर एटमॉस्फेयर में उतना टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो गया तो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी बेटा। और VC देखो, VC का मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये आपने फार्मूले याद करने बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। साथ में मैं चाय पी लेता हूं। याद करने फार्मूला, डायरेक्ट याद करने बेटा। क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 RB, क्रिटिकल प्रेशर A/27B², क्रिटिकल वॉल्यूम 3B। अब ये हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम आए तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल सकते हैं बेटा। क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखो ZC, तो इसको बोल सकते हो आप क्रिटिकल कंप्रेस एबिलिटी फैक्टर। देखो ZC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV/RT होता है तो PC/VC/RTC कर दो, और सब की वैल्यू रख दो। देखो PC की वैल्यू रख दो A/27B², VC की वैल्यू रख दो 3B, R की वैल्यू रख दो, TC की वैल्यू रख दो A/27RB, तो एक फिक्स वैल्यू आएगी हमेशा 0.375। मेरे ख्याल से ये वैल्यू होगी 3/8, या इसको आप 3/8 कहते हो। तो एक क्रिटिकल आपसे आ जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसी भी गैस के लिए। क्रिटिकल, वही R से R कैंसिल ही होना है बेटा, डोंट वरी, बी हैप्पी, क्योंकि R आपका ये R इस R से कैंसिल हो जाएगा, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा फ्रेम, क्या पड़ेगी देखो, नहीं जरूरत पड़ेगी ना। R तो कैंसिल हो जाने, सिर्फ दो वैल्यू रहेंगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगी, 3/8 रह जाएगा। तो वो एक मैथमेटिकल है, तो कोई सी भी गैस हो सबका क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फिक्स होता है 3/8। अभी मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया कि अगर गैस को इजीली लिक्विफाई करना है तो इजीली लिक्विफाई गैस है ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय हाई वैल्यू ऑफ A। द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ A, मोर विल बी इट्स लिक्विफिएबिलिटी। मतलब आपको फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होना चाहिए, एग्जाम में आ जाए, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अगर आप किसी गैस को लिक्विफाई कर रहे हो तो A की वैल्यू हाई होनी चाहिए ज्यादा, और B की वैल्यू बेटा कम होनी चाहिए। अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्सन कम होना चाहिए ना।
तो क्रिटिकल टेम्परेचर अपने आप आ जाएगा। देखो ए ज्यादा बी कम, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या, जो तुम सोचते हो ना वो थोड़ी देर में आपके सामने होता है, इसलिए मुझे पता है तुम लोगों ने क्या क्या पूछना है। तो टीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 8A अपॉन 27 RB। अब सोचो आप, ए की वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए और बी की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब दोनों का रेशियो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए ना। सब कुछ फार्मूले बोलते हैं बेटा, सब कुछ इसलिए तो पढ़ते हैं, नहीं तो फार्मूले और क्यों पढ़ते हैं, और मतलब क्या है इन फार्मूलों का। क्लियर। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए ए का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, बी का वैल्यू कम, मतलब ए और बी का रेशियो ज्यादा होना चाहिए। ए बी का रेशियो ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर अपने आप ज्यादा होगा। तो लिक्विफिकेशन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए बेटा। और अगर फार्मूला देख के डिसाइड करना हो तो फार्मूले से भी आप देख सकते हो कि जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होती है, जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा होती है, अगर पोलैरिटी का आइडिया है, डायपोल मोमेंट का आइडिया है, इवन हम लोगों ने जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, एंड यू नो we have studied chemical bonding on the basis of structure and we have studied about the dipole moment। अगर we have idea of dipole moment then polarity decide करते हैं, तो नॉन पोलर से पोलर ज्यादा होंगे, तो ये ऑर्डर आएगा। देखो जैसे CO2 से H2O, H2O से NH3, NH3 से SO2, ये लिक्विफाई ज्यादा होंगी, इजिली होंगी, क्योंकि इनमें ए की वैल्यू याद करने रटने की जरूरत नहीं है आपको, डायपोल मोमेंट की जरूरत नहीं है। तो यहां भी जो ग्राफ है ना उसको थोड़ा सही कर लेना आप, इसके साथ प्रैक्टिकल वैल्यू याद कर लेना। ये SO2 का दे देना, जो नीचे जितना होगा ये जैसे SO2 दे देना। तो SO2 जो जितना नीचे ज्यादा होगा वो लिक्विफाई ज्यादा हो जाएगा, ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा। और उधर से आपको ये डेटा याद भी कर लेना, वैल्यू मत याद करना लेकिन ये डेटा याद कर लेना कि SO2 NH3 से ज्यादा लिक्विफाई, NH3 H2O से CO2 लिक्विफाई होता जाएगा। डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए। एक बेटा ऐसा होता है, एक चीज और याद करना, क्योंकि जैसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर याद करोगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ एक आएगा इन्वर्जन टेम्परेचर। फिजिक्स में हम एक जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। इसका फार्मूला भी याद करना, मतलब यहां पर एक इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, नाम देखो इन्वर्जन। यहां पर अगर हम किसी गैस को हीट करना स्टार्ट करें तो रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर ऑन एक्सपेंडिंग, अगर गैसें एक्सपेंड करती हैं, ऑन एक्सपेंडिंग रियल गैसेज शोज कूलिंग। कॉन्सेप्ट है ये। जैसे आप किसी बैलून में हवा भरी हुई है, देखो बैलून में हवा भरी हुई है, तो बैलून में पिन करो, पिन करते देखो गैस बाहर आएगी, आप छू के देखना कूल लगेगी, आपको कूलिंग होगी। तो रूम टेम्परेचर पर किसी भी गैस को एक्सपेंड करते हो तो कूलिंग होती है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर बढ़ा के करते हो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसी प्रैक्टिकल को टेम्परेचर बढ़ा के करेंगे तो एक आफ्टर ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, आफ्टर ए पार्टिकुलर टेम्परेचर गैसेज शोज हीटिंग। जो गैसिंग कूलिंग शो कर रही थी वो हीटिंग शो करने, मतलब अपना इफेक्ट चेंज कर देती हैं। तो ये जो टेम्परेचर होता है पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये वाला, इस टेम्परेचर को बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। जहां पर गैसेज अपना कूलिंग से हीटिंग बिहेव शो करने लग जाती हैं उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। और इन्वर्जन टेम्परेचर होता है Ti2A अपॉन RB। याद करना है बेटा, Ti2A अपॉन RB। इसमें क्या है, नोट याद रखना है, जो हाइड्रोजन और हीलियम रूम टेम्परेचर पर भी हीटिंग शो करती हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम शोज हीटिंग इफेक्ट एट रूम टेम्परेचर। ये प्रैक्टिकल है बेटा, जूल थॉमसन ने प्रैक्टिकल किया था। जूल थॉमसन में आप पढ़ते हो, जनरली फिजिक्स में पढ़ते हो, बट यहां मैं बता रहा हूं आपको कि एक इन्वर्जन टेम्परेचर आएगा। आपके क्वेश्चन मिलेंगे, यहां पर भी मिलेंगे, क्योंकि साइंस बांटी भी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो वहां एक इन्वर्जन का मतलब इन्वर्ट होना, अपना बिहेव चेंज करना। तो गैसेज रूम टेम्परेचर पर जब एक्सपेंड होती हैं
तो कूलिंग शो करती हैं, लेकिन अगर उनको टेम्परेचर देते जाएं, गर्म करते जाएं तो वो कूलिंग से हीटिंग में कन्वर्जन कर देती हैं अपना। जिस टेम्परेचर पर, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये बिहेव चेंज होता है, ये एक्सपेरिमेंट जूल थॉमसन ने किया था। जिस टाइम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ना कूलिंग होती है ना हीटिंग होती है, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि इससे आगे इसका बिहेव चेंज हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। इसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। इसलिए हम इसको डिफाइन क्या करते हैं बेटा, द टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन कोफिशिएंट, मतलब वो कूलिंग और हीटिंग इज जीरो। जूल थॉमसन कोफिशिएंट मतलब कूलिंग और हीटिंग आपकी जीरो होती है ना। जब कोई गैस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर एक्सपेंड होगी तो ना कूलिंग शो करती है ना हीटिंग शो करती है, उस टेम्परेचर को हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। वो भी ए और बी पर डिपेंड करता है। उसका वैल्यू बेटा Ti/2A/RB। और इसके साथ ही एक टेम्परेचर आता है बेटा बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर जहां पर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं होते और रियल गैसेस बिहेव करती हैं आइडियली। रियल गैसेस बिहेव आइडियली। अगर रियल गैसेस आइडियली बिहेव करने लग जाएं, जिस टेम्परेचर पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव आइडियली, उसको बॉयल बोलते हैं। इसको टीबी से लिखते हैं। ये होता है A/RB। है थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बेटा। कैसे? तीनों को कंपेयर करो आप। क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, फिर इन्वर्जन टेम्परेचर और फिर बॉयल टेम्परेचर। जरा सोचो, क्रिटिकल टेम्परेचर रिलेटेड किसके साथ है? रिलेटेड लिक्विफिकेशन के साथ। जब गैसेस लिक्विफिकेशन शो कर रही होती हैं, हाँ, Z=1 बेटा। जब रिलेटेड लिक्विफिकेशन शो कर रही होती हैं तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और उसकी वैल्यू आती है 8A/27RB। अब वही गैस फिर आप क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर लाते हो जब लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा होता, एक्सपेंशन हो रहा होता है गैसेस का। गैस के पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, यहां लिक्विफिकेशन है तो पास पास में है गैस के पार्टिकल, इसलिए लिक्विफिकेशन है। अब मैं इन गैसेस पार्टिकल को दूर दूर भेज रहा हूं एक दूसरे से, तो एक्सपेंड हो गया। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये एक्सपेंशन अगर करना है गैसेस का, तो गैस के पार्टिकल को दूर दूर करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा बेटा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा फिर आपका होगा, आपका मतलब एक ऐसा पोजीशन ले आते हैं, पहले बी ले लेते हैं ना, टीबी। तो टीबी में क्या है कि जहां पर अभी कुछ नहीं किया हमने, यहां पर क्या कह दिया, मॉलिक्यूल इतने डिस्टेंस पर हो गए, नो अट्रैक्शन। यहां तो हो गया अट्रैक्शन, अगर लिक्विफिकेशन है तो बेटा अट्रैक्शन। यहां इतने डिस्टेंस होगी, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। टीबी हो गया बॉयल टेम्परेचर, नो रिपल्सन। दैट्स वाई ये टेम्परेचर जो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा आता है। इसकी वैल्यू हमने लिखी है A/RB, मतलब 1A/RB। तो 8/27 से तो ज्यादा होगी ना 1A/RB। फिर आया बॉयल टेम्प, ये बॉयल को अब कर दो इन्वर्जन वाला, TI। इन्वर्जन टेम्परेचर पर क्या होता है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर चले गए, एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन का मतलब बेटा रिपल्सन हो गया, रिपल्सिव, पार्टिकल रिपेल हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो और ज्यादा टेम्परेचर बॉयल से भी ज्यादा होगा, इसलिए ये होता है बेटा 2A/RB। तो हमेशा किसी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा बॉयल टेम्परेचर होगा, बॉयल टेम्परेचर से ज्यादा इन्वर्जन टेम्परेचर होगा पार्टिकुलर। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है लिक्विफिकेशन से वहां मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन है, बॉयल टेम्परेचर का मतलब नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, और इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब रिपल्सन, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, तो वो टेम्परेचर हाईएस्ट होगा आपका। और बेटा फार्मूले से भी क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि इन तीनों जो टेम्परेचर है इसको आप कंपेयर करते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर को कंपेयर करते हो, तो कैसे कंपेयर करेंगे? क्लियर बेटा? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? मतलब आपको जो लिखा हुआ है ना उसका मतलब समझना है, उनका मीनिंग समझना है। तो ये चैप्टर आपके जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, बड़े इजी हो जाएंगे। उसमें रटना नहीं पड़ेगा, फिर आपको चीजें दिमाग में समझ आएंगी कि इन बातों का मतलब क्या है। यहां से बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर
द वेंडरवाल इक्वेशन इज रिड्यूस टू, वेंडरवाल इक्वेशन क्या बन जाएगी? जल्दी जल्दी से बेटा, जल्दी, क्या आंसर दोगे? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वेंडरवाल इक्वेशन इज रिड्यूस टू बी यासा, सरफराज, निखिल, निधि, साक्षी, अंशिका। बी बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आ रहे हो आप। हाई टेम्परेचर, अगर आपने हाई टेम्परेचर लिया है और प्रेशर को लो कर दिया है तो इक्वेशन तो आपकी ये थी ना, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई था तो हाई टेम्परेचर का मतलब ए क्रॉस कर दिया, नेग्लिजिबल। और लो प्रेशर, लो प्रेशर क्या पढ़ के आए थे बेटा? लो प्रेशर, लो प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई, तो वॉल्यूम हाई हो गया तो उसका काउंटर पार्ट नेग्लेक्ट, और पीवी इज इक्वल टू आर टी। और मैंने बोला था रट लेना, आइडियल गैस है, जेड की वैल्यू 1 है, वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा। बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एट एनटीपी, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम एनटीपी पर इस कंडीशन पर 22.4 लीटर होगा। एग्री हो मेरे साथ इस पॉइंट पर कि भाई बाकी चीजें भी लिख दी मैंने कि एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो कोई भी रियल गैसेज हो, क्योंकि वेंडरवाल तो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आइडियल भी है वो चाहे नॉन आइडियल भी है वो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी कब बन सकती है, कोई रियल गैस कब शो कर सकती है? जब उसका प्रेशर लो हो, टेम्परेचर हाई हो। और पीवी इज इक्वल टू आर टी हो गया तो बेटा आइडियल हो गया, और आइडियल हो गया तो जेड का वैल्यू 1 हो गया। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता था ना, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर द वैल्यू ऑफ जेड, तब भी क्या आंसर देते बेटा? 1 देते आप, तब भी आपका आंसर 1 आता बेटा। और 1 आता तो इसका मतलब आइडियल बिहेव है, तो 1 मोलर गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एट एनटीपी। द कांस्टेंट ए इन वेंडरवाल इक्वेशन इज मैक्सिमम इन, फर्स्ट ऑप्शन इज हीलियम, सेकेंड इज हाइड्रोजन, थर्ड इज O2 एंड फोर्थ इज NH3। व्हाट is the answer of this question? Constant A in van der Waal equation is maximum in, क्या आंसर देंगे बेटा? अरे वाह, बहुत सारे आंसर आ गए। डी 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 डी, NH3, सरफराज, साक्षी ने डी, हर्षिता ने डी। NH3 बेटा बिल्कुल सही, क्योंकि A का मतलब क्या है? रितु का भी देखो डी। A का मतलब क्या है? A का मतलब है अट्रैक्शन फोर्सेस। अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा किसमें होंगे? जिसमें पोलरिटी ज्यादा होगी। तो पोलरिटी तो बेटा अमोनिया में ही है, पोलरिटी अमोनिया के अंदर ही है, ड्यू टू पोलराइजेशन। बिल्कुल सही। ओहो, मीनल तो कहीं और पहुंच गई, एनटीपी एसटीपी पे पहुंच गई। देख लो मीनल दीदी, एक होता है एनटीपी, एक होता है एसटीपी। एनटीपी एसटीपी में दोनों जगह टेम्परेचर बेटा सेम लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? दोनों जगह 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। प्रेशर अलग अलग होता है, नॉर्मल प्रेशर 1 atm और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार, प्रेशर में फर्क होता है। तो एनटीपी हो चाहे एसटीपी हो, टेम्परेचर 0 ही लेना है बेटा, ठीक है? समझ गए मीनल? बताया था मैंने लेकिन पहले। और एनटीपी एसटीपी में जनरली आप 22.4 लीटर ही लेते हो, जो पार्टिकुलरली थोड़ा सा फर्क होता है। एनटीपी पर 1 मोल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस 22.4 होता है और एसटीपी पर 22.7 होता है। और सरफराज ने और आंसर दे दिया है, कहता है सर बी का लोएस्ट। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है लोएस्ट है, हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट गैस है। The van der Waal equation for 0.5 mole gas is, कोई बात नहीं बेटा मिनल, कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं। टीचर की तो आदत ही होती है, टीचर ने तो डांटना ही होता है ना? अरे तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तुम दोबारा क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें इतना सा नहीं आता, तुम ऐसे कैसे करोगे, कब करोगे? वो सब ऐसे ही होता है बेटा, ऊपर से होता है। द van der Waal इक्वेशन फॉर 0.5 मोल गैस, van der Waal इक्वेशन फॉर 0.5 मोल गैस, क्या आंसर देंगे बेटा?
वेंडरवाल इक्वेशन फॉर 0.5 मोल गैस इज, कौन सा इक्वेशन सही लग रहा है आपको? भाई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इतनी देर क्यों आंसर में? दीपांशु का आंसर आ गया है बी। क्या ये सही है? बाकी लोग जवाब देंगे, मैं तो बाद में बताऊंगा। साक्षी बी, सब एग्री कर रहे हैं, यशा भी, प्रशांत भी, परवीन भी। चलो, अगर बी है तो देखो बेटा, मैं तो पहले चेक करूंगा फिर देखूंगा। P प्लस ए अपो ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र, पूरी वेंडर वाली इक्वेशन तो ये होती है, P प्लस ए एन स्क्र वी स्क्र, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। 0.5 दे दिया तो P प्लस ए 0.5 का स्क्वायर V का स्क्वायर, V माइनस 0.5 बी। अब पॉइंट से तो काम चलेगा नहीं बेटा, मुझे लगता है 0.5 को 1/2 लिख देना चाहिए हमें। 0.5 को 5/10 या 1/2 लिख देना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है ना। तो अगर हम लिख दें तो P प्लस ए बाई 4 वी स्क्वायर, ये पार्ट आ जाएगा। इधर V माइनस 1/2 बी आ रहा है, इधर आ रहा है 1/2 आर टी। अब एक काम करते हैं, ये 2 हटा देते हैं, 2 सारा इधर ले जाते हैं, तो बी तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों लग रहा है गड़बड़? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस, अच्छा नहीं ठीक है, V माइनस, यही लग रहा है, क्योंकि यहां पर अगर आप V माइनस लोगे तो 2V माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पड़ा रहेगा। P प्लस ए अपॉन 4 वी स्क्वायर, ये तो हो ही गया, इसको लिख दिया 2V माइनस बी अपॉन 2 1/2 आर टी, मल्टीप्लाई में तो है तो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा, सही है। तो जो भी मोल आ जाए आपका, तो कैलकुलेशन तो बेसिक क्या रहेगा बेटा, आपका बेस क्या रहेगा कि आपको वेंडरवाल इक्वेशन याद होनी चाहिए कि वेंडरवाल इक्वेशन आपकी क्या है और उसमें वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करके आप आंसर दे देंगे। तो जिन्होंने देखो सही दिया है वो ओके है, जिन्होंने गलत हुआ तो देखो क्या मिस्टेक हुआ। वेंडरवाल कांस्टेंट ऑफ 2 गैसेस, आपके सामने 2 गैसेस हैं बेटा, एक्स एंड वाई, 2 गैसेस हैं। पहले वेंडरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू दे रखी है, फिर बी की दे रखी है, और कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द 2 गैसेस। इन दोनों में हमें करेक्ट बताना है कि हमारा करेक्ट क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा या क्रिटिकल वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा। वेंडरवाल कांस्टेंट आपके सामने है बेटा, वेंडरवाल कांस्टेंट 2 गैसेस के लिए एक्स और वाई, और आपको करेक्ट आंसर देना है। आपके सामने क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों के कंपेयर करने हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम करने। महिका, महिका बेटा न्यू स्टूडेंट हो, कितनी क्लास हुई है अभी? पहले देखा नहीं मैंने नाम आपका। माइका, मेरी बात सुन रहे हो तो इसका रिप्लाई दो कि न्यू स्टूडेंट हो, माहिका जायसवाल, या पुराने ही हो। माहिका ने सी आंसर दिया है, प्रशांत ने सी दिया है, माहिका नो सर, आई एम तान्या। अच्छा आपकी आईडी उससे है, ओके ओके बेटा तान्या, पुराने हो। सी 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 की लाइन लग चुकी है भाई, याशा से लेकर के विधि तक सभी सी पे एग्री हो रहे।
देखो पहला तो आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर TC इज इक्वल टू 8A/27 RB होता है। तो ये तो चलो कांस्टेंट है सबके लिए ना। हमें देखना पड़ेगा ए और बी का रेशियो। ए ज्यादा होना चाहिए, बी कम होना चाहिए। अगर मैं पहले वाले का रेशियो निकालूं तो देखो क्या आएगा, ए बी, गैस ए एक्स के लिए 5.6 और 0.065, और y के लिए यू कैन सी हेयर 5.1 और 0.01। तो ये तो अप्रोक्सीमेट मुझे सेम सा लग रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जिसकी ये वैल्यू कम होगी, ये 0.06 है, ये 0.01 है, ये वैल्यू ज़्यादा कम लग रही है, ये कम लग रही है, तो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा। तो y वाला क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, y वाला क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रिटिकल टेम्परेचर x, ये तो गलत हो गया, ये भी मुझे गलत लग रहा है। अब आ जाओ Vc। Vc इज इक्वल टू होता है 3B। ये तो B से डिसाइड होता है सीधा, जिसका B ज्यादा होगा उसका Vc ज्यादा होगा। तो B किसका ज्यादा है, B जो है पॉइंट x वाले का ज्यादा है, तो Vc जो है y वाला, तो Vc 0.06 0.01, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो x का Vc ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, y का नहीं होगा, ये गलत हो गया बिल्कुल। डायरेक्ट नहीं देखना बेटा, डायरेक्ट नहीं, कैलकुलेट करके देखा करो हमेशा। कई बार बड़े माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बिकॉज हमें ए से सिर्फ नहीं चेक करना, ए ज्यादा होना चाहिए, बी कम होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसा बाई चांस इस क्वेश्चन में हो रहा है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि आप अगर देख के करो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, किसी का भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप ए और बी का रेशियो निकाला करो, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर तो 8A/27 RB है ना बेटा, इसलिए आप उससे निकाला करो। मतलब ए ज्यादा होना चाहिए, जिसका बी कम होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या है, दो में ऐसा दे रखा होगा, देन आपको कैलकुलेट करना होगा। क्लियर, क्लियर है आप बेटा ये पॉइंट। वीसी तो डायरेक्ट हो जाएगा, हाँ बेटा सरफराज, वीसी में कोई इश्यू ही नहीं है। वीसी तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि बी पर डिपेंड करता है। वीसी इज इक्वल टू 3B, वो बी पर डिपेंड करता है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर का इश्यू होता है, वो ए और बी के रेशियो से डिसाइड होता है। ए ज्यादा होना चाहिए और बी कम होना चाहिए। आपके सामने देखो कुछ दिया हुआ है, गैसेस एक्स वाई ए पी क्यू। ए नहीं है बेटा, ये जेड है। यहां पर ए नहीं लेना, यहां पर जेड लेना। एक्स वाई जेड पी एंड क्यू हैव द वैंडरवाल कांस्टेंट ए बी। द गैस विच इज द हाइएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो जो मैं बात कह रहा था वही आ गई, देखो अब द गैस विच इज द हाइएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है आपको। तो ए बी का रेशियो कैलकुलेट करो बेटा। ए बी का रेशियो जिसका ज्यादा आएगा उसका हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। ए बी का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें देखो किस में आता है ए बी का रेशियो। पहला आ रहा है ये 025, तो मतलब ये हो गया 1000, ये हो गया 46,424। फर्स्ट आ गया 240 ना। देखो अलग अलग आ रहा है ना बच्चों का, देखो यही बात मैं कह रहा था, कैलकुलेशन करोगे ना तो अलग अलग आएगी। 240 पहले का एक्स का, और वाई पूछा है, वाई का देखो 6 अपोन आ रहा है 15, तो ये हो जाएगा 100। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 3 2 जा 6, 40। ये तो नहीं हुआ, एटलीस्ट वाई तो हट गया।
यानी कि y हमारा हट गया, तो y हट गया तो c तो हट गया, और z आप देख रहे हो 20/0.1 ये आ गया 200, बट ये 240 था, तो अभी तक देखो z भी हट गया, तो z के p q x y दे रखा, z दे भी नहीं रखा था उसने, तो हट भी गया ये। p में अगर हम देखते हैं, p में 0.05 0.02, ये तो कोई मतलब की बात है ही नहीं, 2.5 ही आ रहा है, p भी हट गया। q आ रहा है 30.2 का मतलब आ गया ये, तो 150, q भी हट गया भाई, तो x ही आ रहा है। x का मतलब देखो किसमें, डी ऑप्शन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा आपका डी। हाँ हर्षिता आपका ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इट इज एडवाइजेबल यू कैन चेक नॉट ओनली वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी, you need to check the ratio of A to B, ratio of A to B. If ratio of A to B is highest, then it means its critical temperature is highest, उसका critical temperature highest होगा, और जिसका critical temperature जितना ज़्यादा होता है ना, उतना उस गैस का liquefaction easy हो जाता है बेटा, उस गैसेस का liquefaction जो होता है वो एज ईजी होता है। क्यों? क्योंकि देखो अभी हम पढ़ के आए हैं, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर? दिया भी आप लोगों ने, ज्यादातर ने आंसर दिया है, देखो एक्स भी दिया है किसी ने, डी भी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें देना था, एक्स डी वाले ऑप्शन में था, देन डी लिखेंगे हम। एट हाई प्रेशर वेंडरवाल इक्वेशन बिकम्स, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर वेंडरवाल इक्वेशन बिकम्स, एट हाई प्रेशर वेंडरवाल इक्वेशन बिकम्स, 2016 या शायद परहैप्स 18 में सीधा इसी पे क्वेश्चन आया था, हाई या लो पूछ लिया था, इस पर क्या आएगा, डी, पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस पीबी, पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस पीवी एट हाई प्रेशर। डी दे रहे हो आप सब लोग सारे, मैं देखता हूं, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। आप कह रहे हो प्रेशर हाई है, तो ये वाली चीज छोड़नी है, ठीक है, यही बन रहा है ना, पी वी बी आर टी, तो पी वी, अब देखो जो हमने वो ट्रिक यूज किया उससे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं फिर, तो पी वी की वैल्यू निकालनी है, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए तो देखो हो जाएगा आपका, तो उसमें बस वो कॉन्सेप्ट जो है, जैसा कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से फॉलो करना है, कि लो वाली चीज को डोमिनेंट लेके नहीं चलना, हाई वाली वैल्यू को डोमिनेंट लेके चलना है, तो आपका डी ऑप्शन ही आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस पीवी। बिल्कुल विधि, प्रभिता, महिका, प्रवीण, आप लोगों का बिल्कुल सही है बेटा। अब देखो ये जो आपका, मैंने भी कुछ प्रॉब्लम दिया आपको, इसके साथ आप जो लिक्विफिकेशन है, CO2 स्टडी कर सकते हो, लिक्विफिकेशन ऑफ CO2, इसको एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एंड्रयूज ने ये जो क्रिटिकल फिनोमिना है ये एक्सप्लेन करके दिखाया था कि भी लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 कैसे होता है, तो उसने क्या किया, ऐसे करके P और V में ग्राफ बनाए, तो उसने डिफरेंट टेम्परेचर पर, उसने सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पर CO2 को लिक्विफाई किया, तो उसने देखा बड़ी इजीली लिक्विफिकेशन हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। ये चीज क्या शो कर रही है, जो लाइन आप देख रहे हो, आप देखो मैं अगर ऐसे करके जाता हूं, इधर जा रहा हूं, तो मैं इसका मतलब वॉल्यूम कम कर रहा हूं और प्रेशर बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम कम करने पर प्रेशर बढ़ रहे हैं, तो ये लिक्विड को शो कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है कि जब तक सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट बना रहेगा, और ये चीज गैस फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख रहे हो यहां पर प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने का मतलब ऐसे जा रहा हूं मैं, ऐसे ऊपर जा रहा हूं, प्रेशर बढ़ाने पर गैस पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुई, और बाद में लिक्विड पर प्रेशर बढ़ाने पर कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, स्ट्रेट सी लाइन मिली आपको।
यही फिर क्या किया गया, प्रैक्टिकल सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे करके देखा गया। तो उसमें देखा गया कि लिक्विफिकेशन अब भी हुआ, लेकिन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मतलब जो बीच वाली लाइन की लेंथ है वो कम आई। तो यहां लिक्विड से गैस का कन्वर्जन दिखा, ये गैस दिखा, ये लिक्विड। ऐसा करते करते इसको 31 डिग्री सेल्सियस पर या 30 डिग्री सेल्सियस पर किया तो देखा गया कि बहुत ही ये जो लेंथ थी बीच वाले पार्ट की बहुत कम आई, और 31.1 पर लास्ट बार लिक्विफिकेशन देखा गया एक पॉइंट पर। और जब टेम्परेचर 31.1 से ऊपर रखा तो लिक्विफिकेशन हुआ ही नहीं, गैस सिर्फ गैस ही रही। 31.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो गैस थी वो गैस ही रही, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हुई। इट मींस जो आपकी CO2 है, CO2 कैन नॉट बी लिक्विफाइड, CO2 कैन नॉट बी liquefied, CO2 cannot be liquefied above 31.1 degree Celsius temperature on applying any range of pressure। आप कितना भी प्रेशर लगा दो मॉलिक्यूल पास में आ ही नहीं पाएंगे। एनी रेंज ऑफ प्रेशर CO2 के मॉलिक्यूल पास में नहीं आ पाएंगे। अगर आप 31.1 से ऊपर टेम्परेचर अगर रखते हो तो ये गैस लिक्विफाई नहीं होगी। CO2 कांट बी लिक्विफाइड अबाउट 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन अप्लाइंग एनी रेंज ऑफ प्रेशर। तो इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 जो हो गया वो 31.1 हो गया डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से ऊपर अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है तो CO2 कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। हाँ, इससे अगर कम टेम्परेचर है तो बड़ी आसानी से लिक्विफाई होने लग जाएगी, बड़ी इजीली लिक्विफाई होने लग जाएगी। जैसा आपने एज यू नो परवीन ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि सर हम जब सर्दियों में अब होते हैं तो ऐसे देखते हैं तो मॉइस्चर में दिखाई देता है, फेस पर हाथों में मॉइस्चर, मतलब पानी इजीली लिक्विफाइड हो जाता है, गैसेस इजीली लिक्विफाइड हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है।